नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले जो क्लास है उसमें हम लोगों ने देखा था कि अमीबा में पाचन कैसे होता है, टिड्डा में किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। अब आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। ये भी हमको ACF का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को हम क्या कहते हैं, आहार नाल, और दूसरा भाग जो है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियों से जो पाचक रस निकलते हैं, जो एंजाइम्स सिक्रेट होती हैं, उनसे ही क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। और आहार नाल जो है, आहार नाल में वो सभी अंग जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आहार नाल। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और पाचन की जो प्रक्रिया है, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, किस एंजाइम से कौन से पदार्थ का, कार्बनिक पदार्थ का पाचन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आहार नाल। मनुष्य का जो आहार नाल जो होता है, आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहा से और कहाँ तक होती है, गुदा द्वार तक। तो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक एक लंबी नली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है, आहार नाल की लंबाई मनुष्य के शरीर में लगभग 8 से 9 मीटर लंबी होती है। ये आहार नाल जो होता है, आहार नाल काफ़ी लंबी है, 8 से 9 मीटर। तो इसका बहुत ही थोड़ा भाग, जिसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं मुख हो गया, ग्रसनी है और ग्रास नली, ये तीनों को अगर हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकी का जो बड़ा हिस्सा जो होता है आहार नाल का, वो हमारे डायफ्राम के नीचे, ये जो खाली जगह जो होता है, इसको उदर गुहा बोलते हैं। तो इस उदर गुहा में स्थित होता है। मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो कहाँ पे है, उदर गुहा में है। बाकी जो ग्रास नली है, ग्रसनी है और मुख गुहा, ये तीनों जो है डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। तो हमारे आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं, तो एक जो होता है मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरा जो हिस्सा है उसको ग्रसनी कहा जाता है। तीसरा जो है उसको हम ग्रास नली कहते हैं। फिर अमाशय, अमाशय से ग्रहणी, ग्रहणी से फिर इलियम, इलियम से कोलोन, कोलोन से मलाशय, और उसके बाद गुदाद्वार के द्वारा जो अनपचित जो खाना है, अपचित भोज्य पदार्थ है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, बहिष्करण की क्रिया होती है। तो सबसे पहला जो हमारा आहार नाल का जो सबसे पहला भाग जो है वो है मुख गुहा। तो हम सबसे पहले मुख गुहा को देखते हैं। मुख क्या है, तो मनुष्य का जो मुख होता है एक दरार के समान होता है, जो कि दो जबड़ों के बीच एक गुहा में खुलती है। गुहा मतलब एक कैविटी या खाली जगह, उसमें खुलती है मुख। तो उसको हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, मुख गुहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा की संरचना कैसी होती है और इसमें कौन कौन से अंग हैं जो हमारे भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। तो मनुष्य का जो मुख जो होता है, उसका जो छत है, छत मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, तालू। क्या कहते हैं, तालू कहते हैं, या इंग्लिश में इसको पैलेट कहा जाता है। अब जो तालू जो है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। तालू का जो आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ से इधर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कठोर तालू। इसको हम क्या कहते हैं, कठोर तालू या हार्ड पैलेट। और कठोर तालू के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोमल तालू। क्या कहते हैं, कोमल तालू या सॉफ्ट पैलेट। कठोर का मतलब ही है कि सामने वाला जो तालू का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो कठोर होता है, हड्डियों के समान, तो इसीलिए इसको कठोर तालू कहा जाता है। और जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये मांसपेशियों से बना होता है, थोड़ा संयोजी ऊतक भी पाया जाता है इसमें, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ये सॉफ्ट हो जाता है और
मांसल होता है। तो इसको आप अपने उंगली से छू कर भी देख सकते हैं कि कोमल तालु जो होता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इस तरीके से तालु जो है 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये मुख का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब मुख गुहा का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम फर्श बोल सकते हैं, फर्श में क्या क्या चीज़ें होती है? तो फर्श में जो एक मोटी मांसल और लचीली जो अंग है उसको हम क्या कहते हैं? जिह्वा या जीभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिह्वा या जीभ कहते हैं। जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो मुख गुहा के फर्श से चिपका हुआ रहता है, और जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? फ्री होता है। फ्री होने का मतलब वो गतिशील, हम उसको मूवमेंट करा सकते हैं। जीभ को मुंह से बाहर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जीभ का आगे वाला हिस्सा जो होता है वो फ्री रहता है, वो चिपका हुआ नहीं रहता, तालु के फर्श से अलग रहता है। तालु बोल रहा हूँ, सॉरी, मुख गुहा के फर्श से अलग रहता है, जिससे कि हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अब जीवा जो है, जीभ जो है, इसके क्या क्या कार्य है? जीभ जो है भोजन के अंतर्ग्रहण में कैसे सहायता करता है, तो वो हम देखेंगे। तो जीभ जो होता है, सबसे पहला जो कार्य तो यही है कि जीभ में छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वादांकुर। क्या कहा जाता है? स्वादांकुर या टेस्ट पैपिली। टेस्ट पैपिली कहा जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? कोई भी जो पदार्थ है उसके स्वाद के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? इन्हीं स्वादांकुर से हमें अनुभव होता है, पता चलता है कि कोई भी पदार्थ का जो स्वाद है वो कैसा है, वो खट्टा है, तीखा है, मीठा है। तो ये स्वादांकुर के द्वारा पता चलता है। ये संवेदी प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण ये संवेदनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा जो जीभ का कार्य होता है, जीभ से जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन हम अंतर्ग्रहित करते हैं, उसको लार के साथ मिक्स करने का काम होता है। लार को क्या करना है? उसमें मिलाने का काम करता है कौन? जीभ। तो दूसरा कार्य क्या हो गया? लार को भोज्य पदार्थों में मिलाना। तीसरा जो कार्य है, जीभ जो होता है, ये जो भोज्य पदार्थ है उसको चबाने में भी मदद करता है। कैसे? तो जीभ जो होता है वो भोज्य पदार्थों को दांतों के नीचे लाने का काम करता है। हम जीभ की सहायता से जो भोज्य पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं? दांतों के बीच ला सकते हैं। तो उसमें भी ये सहायता करता है। भोज्य पदार्थों को चबाने में भी ये क्या करता है? सहायता करता है। अब चौथा जो है, जीभ का दांतों को साफ करने में भी सहायता करता है। दांतों की सफाई में। तो दांतों की सफाई में, जैसे दांतों में अगर कोई चीज़, भोज्य पदार्थ अगर चिपक गया है या फंस गया है, तो उसको हम जीभ की सहायता से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये भी एक कार्य है। उसके बाद अगला कार्य अगर हम देखें तो जीभ जो है उसके सहायता से हम शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। जीभ से ही हम क्या करते हैं? जो शब्द है वो उनका उच्चारण करते हैं। तो बोलने में भी क्या करता है? सहायता करता है, या शब्दों के उच्चारण में क्या करता है? सहायता करता है जीभ। तो ये जीभ के कार्य हैं। तो जीभ जो है खाने के अंतर्ग्रहण के साथ साथ कुछ अन्य कार्यों में भी सहायता करता है। अब आते हैं, ये तो जीभ हो गया। मुख गुहा में एक और अंग होता है जो दोनों जबड़ों के किनारों में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? दांत। तो दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की एक एक पंक्तियाँ होती है, जिसे हम दांत कहते हैं। और ये हड्डियों से बना होता है, काफ़ी मजबूत होता है। और यह जो है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जो कि ठोस पदार्थ के रूप में होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है कौन? दांत। तो जो दांत है ये दोनों जबड़ों के किनारों पर पाया जाता है। दांत जो है मनुष्य के जीवन में सिर्फ 2 बार उगता है। कितने बार? 2 बार। बाल्यावस्था में जो दांत उगता है उसे हम क्या कहते हैं?
दूध के दांत, जिसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, इसकी संख्या होती है अधिकतम 20। और दूध के दांत के टूटने के बाद जो दांत आता है, मतलब वयस्क अवस्था में, उसको हम क्या कहते हैं? स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। इसकी संख्या अधिकतम 32 होती है, लगभग 18 से 22 साल के बाद। तो दूध के जो दांत हैं, ये जो है इनकी संख्या कम होती है और स्थायी दांतों की संख्या अधिक होती है, 32। ये जो दांत है, ये दोनों जबड़ों के किनारों पर 16-16 दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती है। मतलब ऊपरी जबड़े में 16 दांत, निचले जबड़े में 16 दांत। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। 4 प्रकार के दांत जो है मनुष्य के मुख गुहा में पाया जाता है। एक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कृंतक या इंसीजर कहा जाता है। दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रदनक या केनाइन कहते हैं इसको। और तीसरा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं चवर्णक या मोलर। तो इस प्रकार से हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो जो दूध के दांत हैं वो उनकी संख्या 20 होती है। क्यों 20 होती है? तो एक चीज़ याद रखना है कि जो दूध के दांत होते हैं उसमें अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता, सिर्फ कृंतक होता है, रदनक होता है और चवर्णक होता है। स्थायी दांत जब आती है तब उस समय कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक चारों प्रकार के दांत जो है उसमें पाए जाते हैं। दांतों को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए एक दंत सूत्र बनाया गया है। तो दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र की सहायता से आप बता सकते हैं कि मुख में कितने दांत होते हैं। तो हमारे ऊपरी जबड़े में 16 होता है, निचले जबड़े में भी 16 होता है। जो जबड़ा जो है उसके आधे हिस्से में एक अलग अलग जो दांत है, मतलब दोनों आधे हिस्से में एक जैसा ही दांत होता है और एक जैसा ही अरेंजमेंट होता है। तो इसीलिए जो दंत सूत्र बनाया गया है उसमें हम आधे जबड़े के दांतों की संख्या को गिनते हैं। दंत सूत्र बराबर ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या। इसको हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर को भी और नीचे को भी। तो हमको हमारे मुख गुहा में कितने दांत है वो पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 4 प्रकार के दांत है उसमें कौन कौन से प्रकार के दांत कितनी संख्या में होती है। तो ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में हम इसको काउंट करेंगे। तो अगर स्थायी दांत की बात की जाए तो स्थायी दांतों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांतों में एक होता है कृंतक। तो कृंतक को इंसीजर भी कहते हैं, इसलिए आई। इसकी संख्या आधे जबड़े में 2 होती है। मतलब ऊपर के आधे जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती? 2। एक ही हिस्से में हम इसको काउंट करेंगे तो इसकी संख्या 2 होती है, तो 2i हो गया। उसके बाद आता है रदनक या केनाइन। इसकी संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1 आधे जबड़े में। उसके बाद है प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। इसकी संख्या होती है 2 आधे हिस्से में। और उसके बाद आता है मोलर या चवर्णक। इसकी संख्या होती है 3। तो टोटल कितना हुआ आधे हिस्से में? 3, 2, 5 और 1, 6 और 1, 2, 6 और 2, 8। तो कितना हो जाएगा? 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16।
ठीक इसी तरीके से निचले जबड़े के आधे हिस्से में इंसीजर जो होगा 2, केनाइन 1, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, तो टोटल इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो ऊपरी जबड़े में 16 दांत, निचले जबड़े में 16 दांत। अब ये जो 4 प्रकार के दांत है इनका क्या कार्य होता है, अलग अलग प्रकार के दांत क्यों होते हैं, तो इनका भी अपना अपना अलग अलग योगदान है। जैसे कि इंसीजर जो होता है, कृंतक जो होता है चपटा होता है और मुख के गुहा के अग्रभाग में पाया जाता है। जो सामने हमको जो दिखाई देता है वो कौन सा है, इंसीजर जो होता है, कृंतक जो होता है चपटा होता है, चौड़ा होता है और धारदार होता है। तो इसका उपयोग हम किसी भी पदार्थ को काटने के लिए करते हैं, तो ये काटने के काम आता है। दूसरा जो है केनाइन दांत जो होता है इसके जस्ट बगल में होता है, उसके साइड में, इसको हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। तो केनाइन दांत या रदनक जो होता है ये नुकीला होता है और मजबूत होता है। इसकी सहायता से हम कोई भी कठोर जो पदार्थ है उसको फाड़ सकते हैं। जैसे कि ये जो दांत है ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित और ज़्यादा बड़े आकार का होता है, क्योंकि मांसाहारी जीवों को हड्डियों को तोड़ना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, तो वो केनाइन दांत की सहायता से ही ये कार्य कर पाते हैं। तो केनाइन दांत जो होता है वो नुकीला होता है, जो साइड में रहता है। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर या अग्रचवर्णक, जो कि केनाइन के जस्ट बगल में होता है। प्रीमोलर जो होता है और मोलर ये दोनों एक जैसे होते हैं, चौड़े होते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो इसकी सहायता से हम जो भोज्य पदार्थ है उसको पीसते हैं, पीसने का काम करता है, चबाने का काम करता है। तो इस तरीके से चारों जो दांत है इनका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग जगहों पे इनकी आवश्यकता होती है। तो ये हो गया स्थायी दांतों की संख्या 16 और 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में। इसी तरीके से दूध का जो दांत होता है उसको भी हम उसका सूत्र लिख सकते हैं। दूध के दांत का सूत्र क्या होता है, तो दूध के दांत का सूत्र होता है 2I 1C 0P और 2M। यही चीज़ नीचे भी आएगा 2I 1C 0P 2M। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10 और नीचे में आ जाएगा 10। 2 और 2 4 और 1 5, इसको 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 ऊपर में और 10 नीचे में। तो इस तरीके से कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाती है। तो ये तो हो गया मुख गुहा का संरचना और मुख गुहा में पाए जाने वाले अंग जो कि हमें भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए सहायता करते हैं। अब देखिए भोजन जो है इसका तो हमने क्या कर लिया, अंतर्ग्रहण कैसे होता है वो समझ लिया। अब भोजन के को अंतर्ग्रहित करने के बाद वो आगे बढ़ता है किसमें, अगला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स भी कहते हैं। अच्छा, ग्रसनी और मुख गुहा दोनों को विभाजित करने वाला भी एक अंग होता है जो कि मुख गुहा में तालु जो होता है, सॉफ्ट पैलेट, उसके जस्ट पीछे स्थित होता है। उस अंग को हम क्या कहते हैं, यूवुला। क्या कहते हैं, यूवुला, यूवुला। ठीक है, तो ये जो होता है यूवुला जो होता है ये हमारे सॉफ्ट पैलेट या जो कोमल तालु है उसके पीछे स्थित होता है। एक पर्दे के समान स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, जो हम जब मुंह को खोलेंगे तो हमको दिखाई देता है, पर्दे के समान स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, मुख गुहा और ग्रसनी को पृथक करता है या अलग करता है। तो इसके आगे और पीछे की तरफ इसकी 2 भुजाएं होती है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा हुआ रहेगा ये मुख में। ये जो भुजाएं होती है इनमें टॉन्सिल्स या तालु टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तालु टॉन्सिल या लिम्फ नोड भी बोल सकते हैं। तालु टॉन्सिल होते हैं जिसको हम लिम्फ नोड भी बोलते हैं और इनका कार्य होता है लिम्फोसाइट का निर्माण करना। अब ये लिम्फोसाइट का क्या हमको ज़रूरत क्यों है, तो लिम्फोसाइट जो होता है ये जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या जीवाणुओं का संक्रमण होता है मुख गुहा में,
तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट इसीलिए बनाया जाता है मुख गुहा में, क्योंकि जनरली हम कोई भी चीज़ को जब शरीर के अंदर ले जाते हैं तो उसमें मुख गुहा से ही हम खाने को अंदर ले जाते हैं। तो मुख गुहा में ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, जिसको मारने के लिए हमें लिम्फोसाइट्स की आवश्यकता होती है, या उससे बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए लिम्फोसाइट की आवश्यकता होती है। तो उसका निर्माण जो है इन्हीं टॉन्सिल्स में होता है या लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में होते हैं। और जब हमारे मुख गुहा में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका जो आकार होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है। और वो इसलिए बढ़ जाता है आकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट का निर्माण कर सके और जल्दी से जल्दी उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या जीवाणुओं को ख़त्म कर सके। तो ये तो हो गया यूवला, जो कि सॉफ्ट पैलेट या जो तालू जो होता है उसके पीछे स्थित होता है। अब हम आते हैं आहार नल का जो दूसरा भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रहणी, या इसी को कहा जाता है फेरिंग्स। ग्रहणी में अगर दोनों शब्द आप याद रख सकते हैं, ग्रहणी भी और फेरिंग्स भी। ये होता है मतलब जस्ट मुख गुहा के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाता है। तो फेरिंग्स जो होता है ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार गुहा है। कीपाकार, कीपाकार मतलब होता है कीप के समान। इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो ऐसे चौड़ा होता है और पीछे वाला हिस्सा पतला होता है। इस तरीके का इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कीपाकार गुहा कहते हैं। और मुख गुहा जो है इस कीपाकार गुहा में खुलती है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। किसको? ग्रहणी को। कौन कौन से भागों में? एक भाग को हम बोलते हैं, जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स। दूसरा जो हिस्सा है उसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। तीसरा जो हिस्सा होता है उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है। लेरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स, नेजो मीन्स मतलब क्या होता है? नाक या नेज़ल। तो नाक का जो अंदरूनी जो छिद्र है, ठीक है, अंदर का जो नासा छिद्र होता है वो कहाँ पे खुलता है? नासा छिद्र जो है नेजोफेरिंग्स में खुलता है। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो कोमल तालु जो है इसके ऊपर स्थित होता है। मतलब हमारा जो कोमल तालु है उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा। तो जैसे ये कोमल तालु है, इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और नेजोफेरिंग्स जो होता है वहीं पर नाक का जो अंदर वाला जो छिद्र होता है, नासा छिद्र, वो खुलता है। और कान के अंदर से जो यूस्टेचियन नली जो आती है वो भी कहाँ पे खुलती है? नेजोफेरिंग्स में ही खुलती है। तो 2 प्रकार के 2 जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं कहाँ पे? नेजोफेरिंग्स में। और ये श्वसन से संबंधित होता है। इसका भोजन के अंतर्ग्रहण में कोई विशेष मतलब योगदान नहीं रहता। दूसरा जो हिस्सा है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। तो ओरोफेरिंग्स जो होता है कोमल तालु के नीचे, ये कोमल तालु है, इसके जस्ट नीचे कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा के पीछे। ठीक है, कहाँ पे? कोमल तालु के नीचे और मुख गुहा के पीछे स्थित होता है कौन? ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स जो होता है इनका कार्य होता है भोजन को निगलने में सहायता करना या संवहन में ये सहायता करते हैं भोजन के। और ओरोफेरिंग्स जो है ये हमारा जो कंठ जो होता है उसके पास स्थित होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स भी कहते हैं। उसके बाद है लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो ग्रहणी का सबसे पिछला हिस्सा होता है। सॉरी, ग्रसनी का सबसे पिछला हिस्सा होता है लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है इसमें हमको याद रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो इसको बताने के लिए
कोमल तालु के नीचे और हमारा जो कंठ होता है, कंठ या जिसको इंग्लिश में लेरिंग्स कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम लेरिंगोफेरिंग्स है। कंठ को ही क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। तो लेरिंग्स या कंठ का क्या होता है, तो कंठ जो है श्वास नली का ऊपरी हिस्सा होता है जो कि थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंठ या लेरिंग्स कहते हैं। तो लेरिंग्स के पीछे स्थित होता है क्या, ये यहाँ पे कंठ है, इसके पीछे स्थित होता है क्या चीज़, लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स जो है ये आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक जो होता है वो कहाँ खुलता है, ग्रास नली में। ग्रास नली को हम इंग्लिश में इसोफेगस कहते हैं। और इस छिद्र को, जहाँ पर ये खुल रहा है, इस छिद्र को क्या बोला जाता है, ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसिका। उस छिद्र का नाम है ग्रसिका। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ग्रसिका। ग्रसिका जो होता है इसको इंग्लिश में गुलेट कहते हैं, GUEETE, गुलेट कहा जाता है। और दूसरा जो नली है उसको हम क्या बोलते हैं, घाटी द्वार। घाटी द्वार जो होता है वो कहाँ पे खुलता है, कंठ में खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं, घाटी द्वार। तो यहाँ पर दो प्रकार के छिद्र होते हैं जहाँ पे ग्रसनी जो होता है वो खुलता है। एक छिद्र होता है ग्रास नली के लिए, दूसरा छिद्र होता है किसके लिए, कंठ के लिए। तो कंठ के लिए जो छिद्र होता है उसको हम घाटी द्वार कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है उसको ग्रसिका को गुलेट कहा जाता है। और ये जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर एक ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, संरचना पाया जाता है, पट या ढक्कन बोल सकते हैं, जो कि अधिजिह्वा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो एपिग्लॉटिस जो होता है ये कंठ के छिद्र को क्या करता है, घाटी द्वार को ढकने का काम करता है। अब क्यों ढकने की आवश्यकता पड़ती है तो वो हम आगे देखेंगे। और ये वाला जो नली है, छिद्र है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रसिका या गुलेट कहते हैं, जहाँ से भोजन जो है क्या होता है, आगे बढ़ता है, किसमें, ग्रास नली में। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस समय हम भोजन को निगलते हैं उस समय दो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि भोजन निगलते समय हमको सांस हम अगर लेते रहे तो क्या होगा कि जो भोजन है या भोज्य पदार्थ का कुछ जो भाग है वो हमारे अंतःनासा छिद्र में घुस सकता है, अंदर चला जा सकता है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि जो कोमल तालु है, जिस समय हम भोजन को निगलते हैं उसी समय कोमल तालु ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये कोमल तालु जो है ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे कि हमारा जो ये अंतःनासा छिद्र है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और भोजन जो है आगे बढ़ता है। अब भोजन आगे बढ़ता है तो उस समय क्या होता है, जब भोजन को हम निगल रहे हैं उसी समय अब यहाँ पे अगर भोजन पहुँचा और ये वाला जो छिद्र है जो कि कंठ में खुलता है, जिसे हम घाटी द्वार कहते हैं, अगर ये खुला का खुला रह गया तो हो सकता है कि भोज्य पदार्थ का कुछ अंश इधर भी आ जाए, कुछ तो सीधा चला जाएगा, कुछ इस श्वास नली में भी या कंठ में भी क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, जिससे कि फिर से हमें क्या होगी, परेशानी होगी सांस लेने में। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही भोजन जो है को हम निगलते हैं उसी समय जब ये ऊपर वाला नासा छिद्र बंद होता है कोमल तालु के द्वारा, ठीक उसी समय क्या होता है कि घाटी द्वार जो होता है वो अधिजिह्वा, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, उसके द्वारा क्या हो जाता है, ढक जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि जो भोजन है या भोज्य पदार्थ है वो इस कंठ वाले जो नली है जिसमें घाटी द्वार कहते हैं उस छिद्र में ना जाकर ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका से होते हुए ग्रास नली में प्रवेश करता है। तो ये जो संरचना है वो इन समस्याओं से बचने के लिए ही बना हुआ है, ताकि हमें भोजन को निगलते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से या किसी कारणवश भोजन का कुछ अंश जो होता है वो कंठ में चला जाता है, जिससे हमें खांसी आने लगती है और वो खांसी तब तक आता है जब तक कि ये भोज्य पदार्थ इससे बाहर ना निकल जाए। तो ये हो गया दूसरा हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं। इसका तीन जो पार्ट है, तीन भाग है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये हमें याद रखना है, नेजोफेरिंग्स ऊपर वाला हिस्सा है, ओरोफेरिंग्स मध्य भाग है और लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो सबसे निचला भाग है, जो कि दो जगहों पे खुलता है। एक को हम घाटी द्वार कहते हैं और दूसरे को हम
ग्रसिका कहते हैं। अब भोज्य पदार्थ जो है ग्रसिका से होते हुए कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली। तो जो ग्रास नली जो है इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली जो है वो हमारे मुख गुहा को या बोल सकते हैं ग्रसिका को हमारे अमाशय से जोड़ने का काम करता है और भोज्य पदार्थों को ग्रसिका से अमाशय में लाने का कार्य करता है। तो ग्रास नली जो है वो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम कहाँ होता है? लंग्स से जुड़ा हुआ रहता है नीचे की तरफ। तो डायफ्राम की सहायता से ही हम श्वास को अंदर और बाहर कर पाते हैं। डायफ्राम जो होता है उसके नीचे वाला हिस्सा उदर गुहा कहलाता है। तो डायफ्राम को भेद कर कहाँ जाता है? अमाशय में जाकर मिलता है। कौन? ग्रास नली। और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब आते हैं ग्रास नली में की जो दीवारें जो होती है वो मोटी होती है। इसकी दीवारें कैसे होती हैं? मोटी और पेशियों से बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें क्रमाकुंचन की या कुंचनशील होती है। कुंचनशील का मतलब क्या है कि इनमें संकुचन और शिथिलन दोनों होते रहता है, जिससे कि क्या होता है? भोजन जो है आगे बढ़ते जाता है। संकुचन शिथिलन के फलस्वरूप ही भोजन क्या होता है? आगे बढ़ता है और अमाशय तक पहुंचता है। इसकी दीवारों पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि होती है? श्लेष्मा ग्रंथि, जिसमें से श्लेष्मा का स्राव होता है। श्लेष्मा क्या है? तो श्लेष्मा एक चिपचिपा लसदार और चिकना पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, जिससे कि भोजन जो है आसानी से क्या हो जाता है? आगे खिसक पाता है। ठीक है। और श्लेष्मा जो है यही इसोफेगस या ग्रास नली की दीवार को हमेशा गीला या नम बोल सकते हैं और लसदार बनाए रखता है, जिससे भोजन जो है आसानी से आगे बढ़ते जाता है और अमाशय तक पहुंचता है। तो ये हो गया इसोफेगस या ग्रास नली। अब भोजन पहुंच गया कहाँ पे? भोजन पहुंचा अमाशय में। तो अमाशय जो होता है या स्टमक जो होता है ये यहीं से भोजन का मुख्य रूप से पाचन की जो क्रिया है वो प्रारंभ होती है। वैसे तो मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है और पाचन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से अमाशय से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य का जो अमाशय जो होता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा, अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जे के समान इसकी जो है संरचना होती है और लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। और ये हमारे उदर गुहा के बायां जो पार्श्व है, मतलब इस तरफ पाया जाता है। बाएं पार्श्व में स्थित होता है अमाशय। अमाशय को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे अगला भाग जो है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कार्डियक भाग कहते हैं। दूसरा जो मिडिल वाला भाग या मध्य भाग जो होता है उसको फंडिक कहा जाता है। और जो सबसे निचला भाग जो होता है उसे पाइलोरिक भाग कहा जाता है। तो अमाशय की जो दीवारें होती है इनमें भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां तो पाई जाती है और कुछ जठर ग्रंथियां भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। जठर या इसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है या जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस का क्या काम होता है? तो जठर रस जो है अलग अलग प्रकार के एंजाइम या प्रकीर्णकों का मिश्रण होता है। जठर रस में HCl पाया जाता है और कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे कि पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें लाइपेज भी होता है, जठर लाइपेज कहते हैं जिसको, और इसमें म्यूसिन भी पाया जाता है। तो ऐसे कुछ एंजाइम जो होते हैं इनका मिश्रण पाया जाता है जठर रस में, जिसमें HCl जो होता है ये क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया है भोज्य पदार्थ में उसको मारने का काम करता है। पेप्सिन और रेनिन जो है प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं।
लाइपेज जो होता है ये वसा या वसी अम्ल को का प्रारंभिक पाचन करता है, मतलब पाचन की क्रिया शुरू होती है, यहाँ पर वसा का पाचन नहीं हो पाता। और म्यूसिन जो होता है ये भी बैक्टीरिया को मारने का और कुछ एंजाइम जो होते हैं उनको सक्रिय करने का काम करता है, जैसे कि HCl भी क्या करता है, कुछ एंजाइम जो है उनको सक्रिय करता है। सक्रिय मतलब अधिकांश जो एंजाइम है जब उनका स्रावण होता है या सिक्रेशन होता है अमाशय में तो वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे पेप्सिन जो होता है पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, रेनिन जो होता है वो प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है, तो उस समय ये निष्क्रिय होते हैं, ये कार्य नहीं कर पाते। तो जैसे ही HCl निकलता है, HCl क्या करता है, इनको सक्रिय अवस्था में ला देता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, प्रोरेनिन रेनिन में परिवर्तित हो जाता है और फिर प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो पाचन कैसे होता है ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ कौन कौन से अंग पाचन में भाग लेते हैं हमें वही देखना है। तो अमाशय की जो दीवार है उसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है और भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त अमाशय की जो दीवारें होती है इनमें कुंचनशील तरंगें उत्पन्न होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स निकलते हैं, जिससे कि इनकी जो दीवारें हैं ये तरंगे जो हैं इनसे जो लहर उत्पन्न होती है वो क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम भी करते हैं और ये जो जठर रस है इसको मिक्स करने का काम करते हैं। मतलब ये शिथिल भी होते हैं, सिकुड़ते हैं, फिर शिथिलन होता है, फिर सिकुड़ते हैं, फिर शिथिलन होता है। तो इसी प्रक्रिया से क्या होता है, भोजन का लुब्धीकरण हो जाता है। लुब्धीकरण मतलब उसमें ये एंजाइम या ये जो जठर रस है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, भोजन का पिसाई किया जाता है और उससे एक लुब्धि का निर्माण होता है, तो इसको हम लुब्धीकरण बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया भी अमाशय में होती है और बार बार इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से और रिलैक्स होने से जो लुब्धि बन चुका है भोज्य पदार्थों का वो आगे पाइलोरिक भाग से होते हुए कहाँ प्रवेश करते जाते हैं, छोटी आंत में, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, डिओडिनम या ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो ये हो गया अमाशय। अमाशय में पाचन के साथ साथ कुछ पदार्थों का अवशोषण भी होता है, जैसे कि जल में घुलनशील जो औषधियाँ होती है वो सीधे अमाशय से ही अवशोषित हो जाती है। यदि आप ग्लूकोज या सुक्रोज लेते हैं, ग्लूकोज का पाउडर ले लिए जल में घोलकर, या सुक्रोज ले लिए, शक्कर हो गया उसको जल में घोलकर, तो वो आगे नहीं जाएगा, वो अमाशय से ही क्या हो जाता है, सीधा अवशोषित हो जाएगा और ब्लड में चला जाता है। इसी तरीके से जो अल्कोहल है उसका भी अवशोषण अमाशय से होता है। तो कुछ पदार्थों का अवशोषण जो है सीधा सीधा अमाशय से हो जाता है, लेकिन जो भोजन जो जटिल रूप में होते हैं उनका जो अवशोषण है वो अमाशय से नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक भोजन का पाचन नहीं होगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक उसका अवशोषण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लुब्धीकरण होने के बाद अब भोजन कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत में। तो अब आते हैं हम छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। छोटी आंत जो होता है इसका एक भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रहणी या डिओडिनम कहा जाता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलियम। क्या कहते हैं, इलियम। तो ग्रहणी या डिओडिनम जो होता है ये यू के आकार की एक नली है। यू जो होता है अंग्रेजी का, वैसे ही शेप में पाया जाता है ये, और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। तो डिओडिनम या छोटी आंत और अमाशय के बीच यहाँ पर कुछ पेशियाँ पाई जाती है, जिसको हम स्फिंक्टर पेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर पेशियाँ कहते हैं। ये जो पेशी है ये भोजन को क्या होता है, जब अमाशय में संकुचन होता है तो जो भोजन लुब्धीकरण जिसका हो चुका है वो आगे इस स्फिंक्टर सेल के कोई पेशियों के खुलने से ग्रहणी में प्रवेश करते हैं, और ये जो पेशी है वो उसके बाद बंद हो जाती है, जिससे कि भोजन वापस जो है अमाशय में नहीं जा पाता।
तो इस तरीके से ये दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ग्रहणी में क्या होता है, तो ग्रहणी में भी भोजन का पाचन जो है होता है, और यहाँ पर पाचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम या प्रकीर्णक की जो सहायक की आवश्यकता पड़ती है वो ड्यूओडेनम में ही क्या होती है, आकर मिलती है। किसको, भोजन को। जैसे कि एक जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय से पित्त रस निकलती है, और ये जो पित्त रस है वो कहाँ आकर मिलती है, ये जो नलिका है ये पित्ताशय से आकर ड्यूओडेनम या ग्रहणी में खुलती है। तो भोजन का क्या होता है, यहाँ पर पित्ताशय जो है पित्त रस से मिश्रण होता है, पित्त रस मिलता है भोजन में, जिससे कि यहाँ से पाचन की क्रिया आगे बढ़ते जाती है। और आगे चलकर इसी नली में, ग्रहणी में ही अग्नाशय ग्रंथि भी खुलती है, जहाँ से अग्नाशय रस का स्रावण होता है, और अग्नाशय रस से भी क्या होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से ड्यूओडेनम या छोटी आंत में भोजन का मुख्य रूप से पाचन जो है प्रारंभ होता है। और जो वसा है और जो प्रोटीन है उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। फिर आते हैं छोटी आंत आगे चलकर इलियम में से मिलता है। इलियम भी छोटी आंत का ही हिस्सा है। तो इलियम जो है इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई लगभग 5.5 मीटर होती है। कितने मीटर है, 5.5 मीटर लंबी होती है, और इसकी लंबाई अधिक होने के कारण यह हमारे उदर गुहा में कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। इस तरीके से जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, वैसे ही ये भी क्या होता है, कुंडली के रूप में हमारे उदर गुहा में पाया जाता है। इलियम जो है इसमें मुख्य रूप से भोजन का पाचन तो यहाँ तक हो जाता है, तो जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं उसका अवशोषण जो होता है वो इलियम में होता है। इलियम जो है उसमें बहुत ही छोटे छोटे उंगली के समान, हमारा जो उंगली है इसी के जैसा ही एक संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर या रसांकुर कहा जाता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। तो रसांकुर जो होता है ये क्यों रसांकुर मतलब छोटी आंत में पाया जाता है, तो उसका कारण यही है कि छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पृष्ठ सतह को उपलब्ध कराने के लिए हमारे छोटी आंत में इस तरीके की जो संरचना है वो विकसित हुई है, ताकि भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जल्दी से जल्दी क्या हो सके, अवशोषण हो सके। इन रसांकुर में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी सहायता से जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो रक्त केशिकाओं में जाकर मिलती है, रक्त केशिकाओं के माध्यम से रक्त में मिलती है, और फिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है। तो ये इलियम हो गया। अब आते हैं इलियम आगे चल के कोलोन या बड़ी आंत से मिलती है। तो अगला जो अंग है उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत जो है, जिसको दो भागों में फिर से बांटा गया है, एक को हम क्या कहते हैं, कोलन। तो ये कोलन ही होता है, बाकी जो दूसरा हिस्सा है कोलन को ही असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है। तो ट्रांसवर्स कोलन, तो ये जो है असेंडिंग कोलन है, मतलब यहाँ से ये वाली जो जगह है जहाँ पर इलियम, ये इलियम जो है कोलन से आके मिल रहा है, तो इस जगह पर एक वॉल्व होता है जिसको हम इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं, या कपाट कहा जाता है। अब ये जो कपाट या वॉल्व है ये क्या करता है कि इलियम से जब भोज्य पदार्थ बड़ी आंत में प्रवेश करती है तब ये वॉल्व खुलता है, लेकिन जब कोलोन से या बड़ी आंत से वापस जब भोज्य पदार्थ इलियम की तरफ मूव करती है, गति करती है, तो ये कपाट क्या हो जाता है, वॉल्व बंद हो जाता है। मतलब ये भोज्य पदार्थों को इलियम से बड़ी आंत में तो जाने देती है ये कपाट, लेकिन बड़ी आंत से इलियम में वापस हो जाने से रोकने का काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं इलियोसिकल कपाट, जो कि कहाँ पे होता है, इलियम और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलते हैं, जिस छिद्र में खुलते हैं, उस छिद्र में ये पाया जाता है इलियोसिकल वॉल्व। यहाँ पर एक संरचना होती है
नली, एक उभार बड़ी आंत या कोलॉन में, जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम, और सीकम के ऊपरी हिस्से पर एक 7 से 9 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, इसकी लंबाई लगभग 7 से 9 सेंटीमीटर होती है, जो सीकम के ऊपरी शीर्ष पर जुड़ी हुई रहती है। ये दोनों जो है अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग, क्योंकि अब ये सिर्फ अवशेष के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है। इनका अभी वर्तमान में हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, इसलिए इसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। परंतु आज से हज़ारों साल पहले जब हम भोजन को बिना पकाए खाते थे, तो जो खाद्य पदार्थ है, जैसे पौधों से हम जो भोजन प्राप्त करते हैं, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो उन सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए ये सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है विकसित रहे होंगे, क्योंकि आज भी जो जीव पूर्ण शाकाहारी हैं और जो भोजन को बिना पकाए खाते हैं, हरे पौधों या पत्तियों को खाते हैं, उनके शरीर में सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो विकसित पाया जाता है। वहीं पर सेल्यूलोज का क्या होता है, पाचन होता है। तो किसी समय में हमारे शरीर में भी क्या रहा होगा, ये विशेष अंग सेल्यूलोज के पाचन के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा होगा, लेकिन अब हम इसका उपयोग नहीं करते, इसलिए ये सिर्फ अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो आकार है वो बढ़ जाता है, या उसमें स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिससे कि बहुत ही तेज़ और तीव्र दर्द होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। उस बीमारी को क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये जो अपेंडिसाइटिस की जो बीमारी है, ये किसकी वजह से होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बढ़ जाने की वजह से होता है, आकार में वृद्धि हो जाने की वजह से होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए ऑपरेशन द्वारा क्या किया जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, जिससे ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है। और इसको काट के निकालने से भी हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हमारे शरीर में, क्योंकि इनका कोई उपयोग ही नहीं है, ये सिर्फ अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ है वो आगे कोलॉन, एसेंडिंग कोलॉन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें भोजन ऊपर की तरफ उठता है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलॉन से होते हुए ये डिसेंडिंग कोलॉन से फिर एक लंबी संरचना है बड़ी आंत की, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक होती है। उसे हम क्या कहते हैं, मलाशय या रेक्टम कहा जाता है। यहाँ पर अपचित भोज्य पदार्थों को क्या किया जाता है, अस्थायी तौर पे संग्रह करके रखा जाता है, और यहाँ से फिर गुदा द्वार के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भोजन का पाचन होता है, और अपचित भोज्य पदार्थों को गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ी आंत जो है उसका काम क्या है, तो बड़ी आंत का काम होता है जो जल की अतिरिक्त मात्रा या भोज्य पदार्थों में जो जल मौजूद होता है उसको क्या करना, अवशोषित कौन करता है, कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। दूसरा चीज़, भोजन में यहाँ पर भी श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे कि श्लेष्मा का स्राव होता है। मैंने बताया था श्लेष्मा जो है चिपचिपा तरल लसदार पदार्थ होता है, जिससे कि भोजन जो है या भोज्य पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थों को क्या करता है, वो गीला या नम बनाने का काम करता है और चिकना बनाता है, जिससे वो आगे की ओर सरक सके, आगे बढ़ सके। तो ये जो है बड़ी आंत के कार्य है। तो ये हमारे शरीर का, मनुष्य का एक पाचन तंत्र है, जिसमें कि ये सभी अंग जो है पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम सिर्फ पाचन अंगों के बारे में ही हमको पढ़ना था, जो कि हो चुका है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का और भी कोई भी डाउट है या कुछ समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये मेरा नंबर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पाचन की जो क्रिया है, उसमें दूसरा जो भाग होता है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ जो होती है, कौन कौन सी पाचक ग्रंथि है, जैसे कि यकृत में होता है पित्ताशय, यहाँ से पित्त रस निकलता है। और दूसरा जो पाचक ग्रंथि है अग्नाशय, और एक है जठर ग्रंथि। तो इनसे जो निकलने वाले एंजाइम है, उनसे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, प्रोटीन का कैसे पाचन होता है, वसा का कैसे पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे पाचन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं समाप्त किया जाता है।